वेलकम टू विवेकानंद विद्यालय। 12th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर आज मैं डिस्कस करूंगा। मैं वीडी सिंह। पिछले लेक्चर में हमने लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में शुरुआत की थी, जिसका कि विस्तारपूर्वक वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत है। लैंगिक जनन की घटनाएं परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के बाद सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है, जिसे हम लैंगिक जनन की घटनाओं के रूप में जानते हैं। ये लैंगिक जनन की घटनाएं 3 चरणों में बांटी गई हैं। हमने पिछले लेक्चर में बताया था निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन घटना और निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण द्वारा कंप्लीट होती हैं। निषेचन घटना युग्मक संलयन द्वारा और निषेचन पश्च घटनाएं युग्मनज और भ्रूणोद्भव के द्वारा कंप्लीट होती है। यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करें निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में। निषेचन पूर्व मतलब निषेचन की स्थिति पर पहुँचने से पहले सजीव प्रजनन के कौन कौन से प्रक्रम पूरे करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है युग्मक जनन, मतलब युग्मकों का निर्माण होना। सबसे पहले युग्मक बनेंगे। युग्मक जनन नर एवं मादा 2 प्रकार के युग्मकों की संगठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह एक प्रकार की अगुणित कोशिकाएं होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है ना, इसलिए अगुणित। यह 2 प्रकार से समझाए जा सकते हैं। 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, एक समयुग्मी प्रकार के, एक विषमयुग्मी प्रकार के। युग्मक देखने में एक समान हो तो समयुग्मी, जैसे यहाँ पर क्लेमेडोमोनास का दिया है, ये दोनों युग्मक समान हैं, इसलिए समयुग्मी हो गए। एक ही पित्र के 2 युग्मक समान हैं। विषमयुग्मी एक ही प्रकार के 2 सजीवों के, ये शैवाल के अंदर होता है, आकार के रूप से स्पष्ट 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न हो, जिनमें नर युग्मक पुमाणु यानी शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। इस तरह से ये मानव के शुक्रकोश और अंडकोश हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो ये क्या हुआ, विषम युग्मी, विषम प्रकार के, अलग प्रकार के। अब आगे बात करें जीवों में लैंगिकता की। लैंगिकता किस तरह से होती है सजीवों में? तो लैंगिकता में पादप में नर एवं मादा जनन रचनाएं पाई जाती हैं। तो द्विलिंगी यदि नर एवं मादा अलग अलग पौधों पर उत्पन्न हो, और यदि अलग अलग पौधों पर उत्पन्न हो तो एक लिंगी। यदि एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों युग्मक उत्पन्न हों या प्राणी में उत्पन्न हों तो उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। और यदि नर अलग पौधे पर, मादा अलग पौधे पर या अलग सजीव पर उत्पन्न हो तो ऐसे सजीव को एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी जैसे पपीता, द्विलिंगी जैसे कद्दू। इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए कुछ और डिस्कस करते हैं। कुछ फंजाई एवं पौधों में द्विलिंगी को उल्लिखित करने के लिए उभयलिंगाश्रयी शब्द भी यूज करते हैं, या समथैलेसी, शैवाल वगैरह में समथैलेसी कहते हैं, जिसे कद्दू इसका एग्जाम्पल है। कद्दू में और नारियल में द्विलिंगी अलग अलग नर और मादा उत्पन्न करते हैं, जबकि एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी शब्द या विषमथैलेसी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पपीता और खजूर। पपीता में नर पपीता अलग होता है, मादा पपीता अलग होता है। प्राणियों में अधिकतर नर अथवा मादा एक लिंगी पाए जाते हैं, अथवा दोनों लिंग साथ में होते हैं तो द्विलिंगी पाए जाते हैं। जैसे केंचुआ है, द्विलिंगी है। स्पंज, टैपवर्म, जोंक द्विलिंगी है, यानी उभयलिंगी है। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यानी नर अलग मादा अलग। अब बात करें युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो कोशिका विभाजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका
पहले ये 2n कोशिका n सेल में बदल जाती है, अर्धीकरण होता है, और उसके बाद ये 2n सेल में बदल जाती है, और ये दोनों n सेल ये 4 कोशिकाएं बना देती है। अर्थात अगर इसके अंदर 10 क्रोमोसोम हैं तो यहाँ पर 5-5 रह जाएंगे सब में। युग्मक उत्पन्न करने वाले अगुणित हो या द्विगुणित, युग्मक अगुणित होते हैं। सजीव चाहे अगुणित हो, 2n हो या n हो, लेकिन युग्मक हमेशा अगुणित ही होंगे, क्योंकि बाद में चल करके उनको फ्यूजन करना है, फ्यूजन करके दोबारा से स्थिति प्राप्त करनी है। अगर ये अर्धसूत्री विभाजन ना हो तो नर में से 10 क्रोमोसोम, मादा में से 10 क्रोम आएंगे तो अगली बार 20 हो जाएंगे, और उसकी अगली बार 40 हो जाएंगे। इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द्विगुणित जनक उच्च कक्षा में वनस्पति एवं प्राणी, जबकि अगुणित जनक में समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। यानी वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत नहीं पड़ती, समसूत्री द्वारा बन जाते, क्योंकि n में से n बनना है। मोनेरा फंजाई शैवाल एवं ब्रायोफाइटा, कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मनुष्य 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसके युग्मक में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये युग्मक के अंदर युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बुक में भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बुक के एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेना, बहुत सारे दिए हैं। घरेलू मक्खी में द्विगुणित संरचना 12 क्रोमोसोम होते हैं और युग्मकों में अगुणित होकर के 6 रह जाते हैं। फल मक्खी में 8 और यहाँ 4 हो जाते हैं। इस प्रकार से अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने आएंगे, वो एग्जाम्पल आप लोगों को अपने आप देख लेने हैं। यानी कुल मिलाकर के उनके युग्मक में आधे गुणसूत्र रह जाते हैं। चूहा, कुत्ता, ऑफिशियली सेब, धान, आलू, यानी कोई भी वनस्पति, कोई भी प्लांट्स, कोई भी एनिमल्स, सब में। ये नीट के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। पौधों में सबसे कम हेलोप्टेल्स केवल 4 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और जिनका अर्धीकरण द्वारा 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं युग्मक में। सबसे अधिक की बात करें, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, या प्लांट्स की, ऑफियोग्लोसस, यहाँ सबसे अधिक 1260 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आधे इसके करके देख लो। प्राणियों की बात करें तो प्राणियों में सबसे कम ड्रोसोफिला में केवल 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसका आधा 4। सबसे अधिक रेडियोलेरिया में 1500, 750 के आधे होते हैं। और भी कुछ हैं जिनमें 1600 तक पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टडी में इतना ही दिया है, इसी हिसाब से हमको चलना है। अब जब युग्मक बन गए, युग्मकों का निर्माण हो गया, चाहे परागकण हो या शुक्रकोश हो, अंडकोश हो, अब इनमें स्थानांतरण जरूरी है, क्योंकि बनने के बाद स्थानांतर करके ही जाना है आगे, इसलिए युग्मक का स्थानांतर जरूरी है। युग्मक निर्माण के पश्चात युग्मकों का एक दूसरे के निकट आना, जिससे निषेचन हो सके, युग्मक स्थानांतर कहलाता है। युग्मक स्थानांतरण के लिए एक को तो चल होना चाहिए, इसलिए इनमें अधिकतर जीवों में नर युग्मक चल होता है और मादा युग्मक अचल होता है। कुछ जीवों में दोनों गतिशील होते हैं, शैवाल और कुछ फंजाई, यानी एक को तो गतिशील होना ही पड़ेगा, नहीं तो पहुंचेगा कैसे उसके पास, इसलिए गतिशील होना जरूरी है। अधिकांश पादप जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में युग्मक स्थानांतरण पानी द्वारा हो जाता है। पानी में बह करके शैवाल वगैरह के अंदर इनके युग्मक जो होते हैं वो चले जाते हैं बह करके। चलित युग्मक स्थानांतरण में व्यय की संभावना के कारण अत्यधिक संख्या में होते हैं। चलित युग्मक जो भी होगा वो कहीं भी जा सकता है, उसको रास्ता तो पता नहीं, उसकी आंखें तो होती नहीं, इसलिए वो अंदाजे से 1000, 2000 या 1 लाख, 2 लाख वहन करते हैं, कोई तो वहाँ तक पहुँचेगा, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा होती है। उच्च कक्षा की वनस्पतियों में परागकण परागाशय में उत्पन्न होते हैं, जो हवा, कीट या पक्षियों द्वारा स्थानांतरण करते हैं, जबकि अन्य कुछ सजीवों में, प्राणियों में ये अन्य माध्यमों द्वारा पहुंचते हैं। अब यह बात करें नेक्स्ट टॉपिक, निषेचन। स्थानांतरण हो गया, इसके बाद में निषेचन। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना है, अंडरलाइन, युग्मकों का संलयन है। युग्मकों का संलयन मतलब एक युग्मक दूसरे युग्मक के पास जाएगा और पास जाकर के संलयन करेगा। ये n था, ये n था और ये बन गया 2n, इसे कहेंगे संलयन। संलयन से 2 युग्मक जायगोट बनाते हैं, ये बन गया जायगोट।
इस शब्द के लिए अधिकतर निषेचन शब्द का उपयोग करते हैं। कभी कभी नर युग्मक के संलयन के बिना ही युग्मक नए सजीव का निर्माण कर लेता है, तब इसे अनेसिक जनन कहते हैं। अनेसिक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। जैसे एग सेल है, ये एग सेल को अगर कोई नर सेल ना मिले तो ये अपने आप फ्रूट और बीज बना लेती है, युग्मक कर लेती है और अपना निर्माण कर लेती है विषम परिस्थितियों में। युग्मक संलयन का स्थान कहाँ है, कहाँ पर होता है? दो तरह से होता है, एक बाह्य निषेचन और एक अंतर्निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब शरीर के बाहर। अधिकतर जलीय जीव, शैवाल, मछलियाँ, जलस्थरचल प्राणियों में निषेचन शरीर के बाहर होता है। जैसे पानी में मेंढक अपने अंडे छोड़ देता है, उसके बाद नर मेंढक उसमें शुक्रकोश छोड़ देता है और पानी में फलन हो जाता है, तब इसे कहते हैं बाह्य निषेचन। लेकिन अधिकतर प्राणी, जितने भी उच्च कक्षा के प्राणी हैं, जिन सजीवों में अंडे की रचना शरीर के भीतर होती है, जहाँ यह नर युग्मक के साथ संलयित होते हैं, वहाँ नर युग्मक चलनशील होते हैं। फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी, सरीसृप, पक्षी, सस्तनधारी एवं अधिकतर पादप, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सारे के सारे सजीवों में अंतःनिषेचन पाया जाता है। यानी शुक्रकोश शरीर के अंदर जा करके अंड कोशिका को फलन करता है। या हम करें वनस्पति में, या वनस्पति की बात करें तो ये उच्च कक्षा की वनस्पति में अंडा यहाँ होता है, ये परागकण होता है, परागकण को चल के अंदर आना पड़ता है, अंदर जा करके निषेचन होता है। इसलिए ऐसी पोजीशन में आंतरिक निषेचन कहते हैं। परागकण यहाँ से अंकुरण करके अंदर तक आएगा और यहाँ आके निषेचन करेगा, तो आंतरिक निषेचन हो गया पौधों में। इसी प्रकार से बात करें निषेचन पश्च घटना, ये तो निषेचन हुआ पीछे। अब यहाँ निषेचन पश्च घटना, ये निषेचन के बाद क्या होता है? जब निषेचन हो जाता है, निषेचन होने के बाद फलितांड बन जाता है, ये युग्मनज है, तब इसमें आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे युग्मजन बनने के पश्चात की सभी घटनाएं पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। युग्मनज का निर्माण सर्वव्यापी है, यानी वनस्पति, प्राणी, सभी सारे सजीव युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज के बिना आगे का विकास पॉसिबल ही नहीं है। बाह्य या अंतःनिषेचन, कोई भी पद्धति द्वारा युग्मनज का विकास उसके जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। युग्मनज कैसे विकास करेगा, अंदर करेगा, बाहर करेगा, या कितनी धीमी गति से करेगा, तेज गति से करेगा, कितनी देर में करेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ के पर्यावरण, सजीवों की फेवरेबिलिटी, अनुकूलता आदि के ऊपर डिपेंड करता है। और ये निषेचन पश्च घटना में निषेचन होने के बाद, जैसे ये निषेचन होने के 2n बन गया, इसके बाद इसमें विखंडन होता है 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे कि फंजाई एवं शैवाल में युग्मनज एक मोटी भित्ति युक्त होता है जो शुष्कन एवं क्षति से रक्षा करती है। सभी सजीवों की शुरुआत एकल कोशिका से होती है, इस तरह की एकल कोशिका से। अब इसके बाद ही कोशिका आगे विभाजन करती है और ये आगे चल कर के भ्रूण का निर्माण करती है, इसलिए इसे भ्रूणोद्भव अवस्था भी कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया, युग्मनज में विभाजन, विभेदीकरण द्वारा ऊतक एवं अंगों का निर्माण होता है, इसे शरीर रचना भी कहते हैं। इसे कहते हैं भ्रूणोद्भव। जैसे शुरुआती ही हो गई। भ्रूण विकास प्रक्रिया के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक अंड प्रजक और सजीव प्रजक। जो अंडे देने वाले प्राणी हैं उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। विविपेरस, सरीसृप, पक्षी कठोर कैल्शियम युक्त कवच से रक्षित होते हैं, जो निश्चित अवधि के बाद स्फुटन कर शिशु का विकास करते हैं। सजीव प्रजक शरीर के अंदर ही अंड कोशिका में विभाजन, विभेदन, विभेदीकरण द्वारा नए शिशु का निर्माण होता है। भ्रूण विकास शरीर के भीतर होता है और पूर्ण होने के बाद जन्म लेते हैं। मनुष्य सहित के सारे सस्तन प्राणी इसी प्रकार से सजीव प्रजक कहलाते हैं, विविपेरस कहलाते हैं। पुष्पी पादपों में भी यही रचना है। युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकास करता है एवं अंडा से फल में विकसित हो जाता है और फल विक्ति बनाता है। यहाँ पर ये चित्र दिए हैं। यहाँ पर ये सीड बन गया बीज, और बीज के चारों तरफ का आवरण बीज आवरण और फलावरण कहलाता है। इसलिए यहाँ पर सीड और पेरिकार्प S और P से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन MCQ में पूछने आता है। ये चैप्टर आपका आज यहाँ पूरा होता है। थैंक यू।